नमस्कार साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के सभी टेस्ट सीरीज में जुड़ने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, तो उसमें पहला टेस्ट जो इकोलॉजी है उसके 25 क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो उनका वीडियो सॉल्यूशन जो है मैं आज करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रश्न को कैसे पढ़ना है। और एक ही टॉपिक में से 25 प्रश्न, इसका मतलब इन्हीं प्रश्नों से भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के आने की उम्मीदें हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि अगर एक टॉपिक से इतने प्रश्न निकल जाते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा अपना लेवल बन जाता है कि इन्हीं प्रश्नों में से अगर कोई प्रश्न आ जाए, या फिर ज्यादातर संभावनाएं इन्हीं में से बनती, क्योंकि हर एक टॉपिक के पहलू को जो है हमने छूने की कोशिश किया। जैसे इकोलॉजी के जितने भी यूनिट्स बनते हैं, सभी यूनिट्स में से दो दो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, तो नो डाउट मुझे विश्वास है कि इन्हीं में से प्रश्न आना चाहिए। बाकी अगर इनमें से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते तो इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न निकल जाएंगे, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी, इस तरीके से प्रश्न आने की उम्मीदें रह सकती है। ठीक है, बिना देरी किए अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मैं हर एक शब्द को बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इसका उत्तर ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं पूरे मतलब टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने में तो मैंने शायद इकोलॉजी कम से कम 7 से 8 वीडियो बनाए होंगे, तब जाके इकोलॉजी पूरी हुई। तो अपने इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन निकाला गया उस क्वेश्चन को सही कैसे करना है, बस उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। अब जैसे देखो, पहला प्रश्न हमारे सामने है क्या, इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो मैं आपको बता दूं, इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, न अरबी भाषा का है, न लैटिन भाषा का, न संस्कृत भाषा का। इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है और इस शब्द को सबसे पहले रीटर ने प्रयोग में लिया था। रीटर द्वारा प्रयोग में लिया गया शब्द है, ठीक है ना। जबकि इस शब्द को एक्सप्लेन किसने किया था, इस शब्द की व्याख्या किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, इस शब्द को एक्सप्लेन करने का श्रेय दिया जाता है अर्नेस्ट हैकेल को। ठीक है ना, याद रखें। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द का अर्थ बताएं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला शब्द है ओइकोस, दूसरा शब्द है लोगोस। ओइकोस का अर्थ है हैबिटेट यानी कि आवास, लोगोस का अर्थ है डिस्कोर्स करना अर्थात स्टडी करना, अर्थात अध्ययन करना। कहने का मतलब किसका अध्ययन करना? आवास का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, कई बच्चों को लगेगा पारिस्थितिकी का अध्ययन करना, ऐसा नहीं है, आवास का अध्ययन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। देखो, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रीटर ने दिया था, एकदम ठीक बात है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। इकोलॉजी की इकाइयां हैं ये, सही है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्म जगत शब्द फोर्ब्स ने दिया था। एजी टेंसले एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लैंड से इनका संबंध है। फोर्ब्स अमेरिकन साइंटिस्ट है, इनका संबंध अमेरिका से है। ठीक है ना। और जैव भू पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग कार्ल मोबियस ने नहीं किया था। इस शब्द का प्रयोग किया था रशियन साइंटिस्ट काचेव ने, जो रूस के थे। ठीक है ना। जबकि ये जो कार्ल मोबियस है ना, देखो इन्होंने क्या काम किया था, मैं इधर एक लाइन लिख देता। कार्ल मोबियस वो साइंटिस्ट हैं जिसने जैव पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। ये इकोलॉजी की कुछ इकाइयां दी गई थी, जिनमें से पूर्णतः प्रमाणित इकाई इकोसिस्टम है। तो पारिस्थितिक जैव पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? कार्ल मोबियस ने, और ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। ठीक है ना, और इसी को अपने बायोसिनोसिस कहते हैं। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, एक बार इस प्रश्न को लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। कठिनाई स्तर ओनली 10th क्लास। ठीक है ना, ओनली 10th क्लास में इस प्रश्न को एज इट इज मिलेगा अपने पुराने वाली 10वीं क्लास की बुक। ठीक है, समझ लीजिएगा ना। अगला प्रश्न सुनो, यदि किसी स्थान विशेष पर सभी पादपों एवं जंतुओं का, देखो सभी पादप सभी जंतुओं का वहां के वातावरण के विभिन्न घटकों के साथ अंतर संबंध का अध्ययन करना, यह सम पारिस्थितिकी में कहलाता है। अगर मैं हूं पादपों के संदर्भ में तो पादप पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी में एक विशेष पादप प्रजाति, एक विशेष पादप या जंतु प्रजाति के संदर्भ में अध्ययन हो तो हम स्व पारिस्थितिकी करेंगे। हालांकि स्व पारिस्थितिकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का यहाँ के वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन बताओ, किस में आएगा? अब पादप पारिस्थितिकी नहीं करेंगे, अपने स्व पारिस्थितिकी करेंगे। मैं कह दूं राजस्थान में समस्त पादपों का यहाँ के वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन, तब आप पादप पारिस्थितिकी करेंगे। जब एक विशेष प्रजाति की बात आ जाए, पर्टिकुलर स्पीसीज की बात हो जाए, तो आप स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी में उसको जगह देंगे।
लेकिन इसमें सभी पादप सभी जंतुओं का सामूहिक अध्ययन है, इसलिए कम पारिस्थितिकी करना है। अगला प्रश्न सुनो। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015-16 में इस प्रश्न को एज इट इज पूछा गया था। भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आज मैं पूछ रहा हूं कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का संबंध कहां से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये क्या थे? प्रोफेसर थे। इस तरीके से इस प्रश्न को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम जो अस्थायी है, अस्थायी माने जो कभी भी नष्ट हो सकता है, जिसको कहीं पर भी लाया ले जाया जा सकता है, इसका सही उत्तर क्या है? जल जीवशाला। अब तो बताओ, झीलों को कहीं स्थानांतरित थोड़ी कर सकते हैं। औपचारिक उद्यान जो पार्क होते हैं अपने शहरों के बीच में, छोटे पार्क, कटिंग वाले पौधे एकदम सही सुटेबल कंडीशन में लगाए होते हैं, खेत, ये कभी स्थानांतरित थोड़ी होते हैं। इतना ही समझ लो। जल जीवशाला, जल जीवशाला अपने किसको कहते हैं? एक्वेरियम को कहते हैं। एक्वेरियम सबसे छोटा है, इसीलिए तो एक जगह से दूसरी जगह पर इसे अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, और अस्थायी है, कभी भी नष्ट हो सकता है। एक्वेरियम कहने का मतलब कांच का वो पात्र जिसमें अपने घरों में सजावटी रूप में अपने कुछ मछलियां वगैरह उसमें छोड़ दिया करते हैं, वो वाला है। ठीक है, सिंपल प्रश्न है ये, प्रश्न पेपर में आने लायक। सबसे बड़ा और स्थायी इकोसिस्टम महासागर को कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न, अजैविक घटक नहीं है, कहने का मतलब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहा है कि अजैविक घटक नहीं है, अर्थात जैविक घटक बताओ। ठीक है ना। तो पवन प्रकाश अजैविक है, पादप सूक्ष्म जीव ह्यूमस, ह्यूमस अजैविक है, ह्यूमस अपघटक मृदा, मृदा और ह्यूमस दोनों अजैविक हैं, अपघटक उत्पादक उपभोक्ता, यस ये कौन है? जैविक है। ठीक है ना। जैविक मतलब जिसमें जीव भाग लेते हो, तो अपघटक में सूक्ष्म जीव होते हैं, तो जीव है ये। तो जिसमें जीव भाग लेते हो अर्थात जिसमें जीवन हो, उन्हीं को देखना है। उत्पादक कहने का मतलब किसकी बात हो रही है? पादपों की बात हो रही है। उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीयक शाकाहारी मांसाहारी, वो सब उनकी बात हो रही है। तो यही तो जीव है, तो जैविक घटक के अंतर्गत हम इनको शामिल किया करते हैं। ये भी ठीक प्रश्न है। ओके, ऐसे प्रश्न में भी SI और RS के भर्ती परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। ठीक है ना। कैसे कि अजैविक घटक बताओ, हरे पादप, अपघटक, उपभोक्ता, प्रकाश, प्रकाश अजैविक घटक है, ऐसा प्रश्न पेपर में आ रखा है। अगला प्रश्न, लेंटिक इकोसिस्टम। देखो, जल इकोसिस्टम में दो नाम बहुत फेमस है, एक लेंटिक और दूसरा लोटिक। लेंटिक वो होता है जिसमें पानी एक जगह पर खड़ा रहता है, अर्थात स्थिर जल। लोटिक वो होता है जिसमें पानी एक जगह पर खड़ा नहीं रहता, अर्थात पानी गतिशील रहता है। तो गतिशील जल ले रहे। अब आप देखो, पूछा है लेंटिक यानी कि जिसमें पानी खड़ा रहे, झरनों में पानी बहता है, नदियां, नहर, झरने, इन तीनों में बहता है, तो तीनों ही क्या है? लोटिक है। जलकुंड, बावड़ी, पोखर, हाँ ये लेंटिक है। समुद्र, नदियां, सागर, नहरें, सब लोटिक इकोसिस्टम है। तो लेंटिक अर्थात जिसमें पानी खड़ा रहे, जलकुंड, बावड़ी और पोखर, एकदम साधारण है। बस आपको लेंटिक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, इतने में आपका प्रश्न सही हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्पादक। उत्पादक किसको कहते हैं? अपने हरे पादपों को कहते हैं। तो हरे पादप तो हो ही गए। हरे पादप अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, स्वपोषी हैं। हरे पादप क्या होते हैं? पराशरण पोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि पादप जल अवशोषण जो करते हैं जड़ों द्वारा, वो किस विधि द्वारा करते हैं? तो पादप जल अवशोषण करते हैं किस विधि द्वारा? पराशरण विधि द्वारा। इसलिए हम इन्हें पराशरण पोषी हैं। ये सभी बातें एकदम सही हो जाती हैं। पादप, हरे पादप हैं, स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषण कारण, और पराशरण कोषीय जल अवशोषण कारण, तो सभी बातें सही हैं। अगला प्रश्न, लघु उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो सूक्ष्म मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। जो सूक्ष्म मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं वे लघु उपभोक्ता है। और जो सूक्ष्म मात्रा में भोजन ग्रहण करेंगे वो खुद कौन होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे। प्रश्न है सूक्ष्म जीव नहीं है, कहने का मतलब देखो समझ में आ गया, सूक्ष्म जीव नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं, सूक्ष्म जीव थोड़ी होते हैं, ये बड़े जीव हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। और इनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। इसका मतलब ये भी, क्योंकि इसने पूछा लघु उपभोक्ता नहीं है, कहने मतलब सूक्ष्म जीव नहीं है, ये पूछा इसने, तो ये दोनों लघु उपभोक्ता नहीं है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं गुरु उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर। गुरु उपभोक्ता अर्थात मैक्रो कंज्यूमर। प्रश्न, अपघटक होते हैं। अपघटक वे
जिनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो बड़े जीवों का अपघटन करके प्रकृति में संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं। और ये सूक्ष्म जीव कौन है, कवक और कौन है, जीवाणु, जो अपघटन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीजों को। कवक और जीवाणु। पादप तो अपने आप में कौन है, उत्पादक है, अपघटक थोड़ी है, इसलिए ए भी ठीक है। 11वें में 4 नंबर ऑप्शन सही बैठ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, खाद्य श्रृंखला जो मृत सड़ीले कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती हो, जैसे खाद आदि से आरंभ होती, तो इसको अपने क्या कहते हैं, अप्रद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला नाम से पता चल रहा है, शाक से स्टार्ट होती है अर्थात घास से, ठीक है। परजीवी खाद्य श्रृंखला बड़े जीव से स्टार्ट होती है, बड़े जीव से, जैसे कि एक बड़े वृक्ष से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये भी दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें अपरद खाद्य श्रृंखला आपने इसमें कर देखा होगा आपने, सड़े कार्बनिक पदार्थों से मशरूम निकल जाता है, खुम्बी निकल जाती है, तो वो अपरद खाद्य श्रृंखला की श्रेणी में हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, खाद्य स्तूप जो प्रतिलोमी बनता है, खाद्य स्तूप जो उल्टा बनता है, ऊर्जा के पिरामिड सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं। क्यों, क्योंकि पहले ऊर्जा ज्यादा, फिर 10% 90% बाहर चली जाएगी। पहले मान लो 1000 है, तो 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 1 का 10% 0.10, तो पिरामिड क्या हो रहा है, सीधा। 90% तो वातावरण में क्या हो जानी है, रिड्यूस हो जानी है, हम लोगों ने पढ़ रखा है वो चीज। जलीय इकोसिस्टम में संख्या का, जल में जब आप देखेंगे तो जल में सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिनको अपने बोलते हैं पादप प्लवक, उसके ऊपर जंतु प्लवक, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, मगरमच्छ। अब देखो ये संख्या का पिरामिड कैसा है, सीधा है। वृक्ष इकोसिस्टम में भार का, वृक्ष का भार क्या होता है, बहुत ज्यादा। पक्षियों का भार क्या होता है, कम। उनके ऊपर भार क्या होता है, और कम। पिरामिड कैसा है, सीधा। तो फिर कौन सा पिरामिड प्रतिलोमी है, प्रतिलोमी यानी कि उल्टा, प्रतिलोमी यानी कि उल्टा। उल्टा कौन सा है, शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में भार का। शाक अर्थात घास, घास का वजन क्या होता है, ज्यादा या कम, कम होता है। शाकाहारियों का वजन और कम, शाकाहारियों का वजन और ज्यादा, मांसाहारियों का और ज्यादा, उससे बड़े मांसाहारी का तो और ज्यादा। कहने का मतलब देखो ये वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उल्टा, प्रतिलोमी। तो प्रतिलोमी किसमें बनता है, शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में पिरामिड प्रतिलोमी बनता है, ठीक है ना। मेरे कुछ ये जो मैंने कुछ एक्टिविटीज की हाथों की, उनसे आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने कोर्स के अंदर हर एक चीज को बेटर विद डायग्राम एक्सप्लेन किया, वहां पर आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, पादप में नाइट्रोजन काम बताओ। वृद्धि भी है, प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य घटक नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल का निर्माण भी नाइट्रोजन करता ही है, तो उपरोक्त सभी बातें एकदम सही है। कठिनाई स्तर मात्र 7वीं क्लास, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो सबका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, मरुस्थलीय पादप, मरुस्थलीय पादप माने मरूदभिद पादप, जीरोफिटिक प्लांट्स। वे पादप जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, मरूदभिद, इनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, गहरी होती हैं, ताकि ये गहराई से पानी का अवशोषण कर सके। गहराई में स्थित, गहराई में स्थित जल का अवशोषण कर सके, ये इनकी एक प्रमुख विशेषता होती है। प्रश्न ये है कि मरुस्थलीय पादप किस जल का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल ठीक, सामान्य पादप जो है, मूल रूप से जो सामान्य पादप है, सामान्य वृक्ष हैं, ये किसी का जल का ही अवशोषण करते हैं ज्यादातर। दलदली भूमि में उगने वाले पादप जो होते हैं, दलदल में उगने वाले पादप, दलदल में उगने वाले पादप, जैसे आर्किड, एस्पेरिगस, ये कुछ प्लांट्स दलदली भूमि में उगते हैं। तो दलदल में उगने वाले पादप जो होते हैं, वो वायुमंडल की नमी का भी अवशोषण कर लेते हैं, क्योंकि इनके तने से ही कुछ जड़ें हवा में लटकती रहते हैं, उनको लटकनी जड़ें कहते हैं। गुरुत्वीय जल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण खूब गहराई में चला जाए, ऐसा सिर्फ मरुस्थलीय भूमि में ही हो सकता है, क्योंकि रेत के कण काफी बड़े होते हैं, इसलिए पानी क्या चला जाता है, गहराई में। गहराई से पानी का अवशोषण करने के लिए कौन सी प्लांट्स इसका उपभोग करते हैं, मरूदभिद पादप, क्योंकि वहां पर मरुस्थल में पानी नीचे चला जाएगा, तो इनकी जड़ें भी अधिक गहराई में जाकर इस गुरुत्वीय जल का अवशोषण करने में सक्षम हो जाती है। बहुत सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, एक शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में टिड्डे प्राथमिक उगता है, तो वे पुष्प स्तर कौन से हैं। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अब इसमें देखो, घास, घास को कौन खाता है, टिड्डे। टिड्डे को कौन खाते हैं, टिड्डे को खाता है मेंढक, टिड्डे को खाता है मेंढक। मेंढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, मोर, ठीक है ना।
अगर देखें तो ये कौन है, ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर थर्ड, कंज्यूमर फोर्थ। लेकिन देखो प्रश्न क्या है, पोस्ट स्तर बताना है। पोस्ट स्तर यानी कि ट्रॉफिकल लेवल। इसको अपने ट्रॉफिकल लेवल अर्थात इसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, हमें ट्रॉफिकल लेवल की बात करनी है। पोषण कहाँ से स्टार्ट हो गया, भोजन कहाँ से स्टार्ट होगा, भोजन तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, घास से। घास भी तो अपना भोजन बनाता है। तो ये ट्रॉफिकल लेवल फर्स्ट, ये ट्रॉफिकल लेवल सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको याद रखना है उपभोक्ताओं से पोषण स्तर हमेशा एक प्लस होता है, क्योंकि उपभोक्ता तो उसके बाद में स्टार्ट होते हैं। ट्रॉफिकल लेवल वहीं से अर्थात घास से स्टार्ट हो जाता है। तो इसने पूछा है टिड्डा जो है ना वो प्राप्त उपभोक्ता है, तो पोषण स्तर कौन सा है देख लो, दूसरा T2। तो आप क्या करेंगे, द्वितीय पोषण स्तर। बहुत स्मार्ट पर्सन है, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। मैनेज कर लीजिएगा किस तरीके से इसको अपने कवर करेंगे। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग हेतु न्यूनतम जिम्मेदार घटक है। मैं एक ही बात कर लेता हूं, कैसे देखो। ग्लोबल वार्मिंग में CO2 की जिम्मेदारी है 60%। 100% श्योर हूं यह प्रश्न पेपर में आने लायक है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट और श्योर क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है ना, याद रख लेना, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। दूसरा CH4 20%, फिर CFC 14% रिस्पॉन्सिबल इन ग्लोबल वार्मिंग, फिर N2O मात्र 6%। हो गया 100%। प्रश्न क्या पूछा है, न्यूनतम जिम्मेदार कौन है, N2O। काम खत्म। ये कौन सा क्रम मैंने लिखा, डिसेंडिंग फॉर्म अर्थात अवरोही क्रम। आजकल के जमाने में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बताओ ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी जिम्मेदार गैस नहीं है। ऐसा करेंगे तो क्या करेगा वो, N2O के साथ NO2 भी दे देगा, N2O NO2। तो आप NO2 कर देना, क्योंकि N2O तो जिम्मेदार है, NO2 अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला, खाद्य स्तूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, याद रखना है चार्ल्स इल्टन ने खाद्य स्तूप की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसीलिए इनके सम्मान में हम पिरामिड को इल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। इल्टोनियन पिरामिड, इल्टोनियन पिरामिड अपने इनको, है ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न, मेंटेन कर लीजिए। रिटर इकोलॉजी शब्द को प्रयोग करता है, अर्नेस्ट हेकल इकोलॉजी शब्द को एक्सप्लेन करता है, चार्ल्स डार्विन जैव विकास की बात करने वाला साइंटिस्ट। इकोलॉजी से कोई रिश्ता, ठीक। तो चार्ल्स इल्टन इसमें आप सही कर देंगे, और इसी वजह से खाद्य पिरामिडों को अपने इल्टोनियन पिरामिड की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, असत्य कथन छांटना है। खाद्य श्रृंखला कम स्थायी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। खाद्य श्रृंखला कम स्थायी होती है क्योंकि अगर एक भी पोषक स्तर बीच में से गायब हो गया तो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। खाद्य जाल अधिक स्थायी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। असत्य कथन छांट रहे हैं। ऊर्जा के पिरामिड स्थायी होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ऊर्जा के पिरामिड स्थायी होते हैं। पादप श्वसन में CO2 गैस ग्रहण करते हैं, ये असत्य कथन है, ये बात गलत है, क्योंकि पादप श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। तो असत्य कथन कौन सा है, ये 4 नंबर है। ऊर्जा के पिरामिड तो स्थायी होते हैं, सीधे होते हैं, इसलिए मैं स्थायी लिख रहा हूँ, क्योंकि कैसे होते हैं, सदैव सीधे, हम स्थायी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, पादप श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 नहीं लेते। CO2 लेते हैं कब, प्रकाश संश्लेषण। बस ये, और ये भी अच्छा प्रश्न है, देखो अगर गौर करेंगे तो ये भी आपको बहुत शानदार प्रश्न मिलेगा। अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन किस स्रोत में पाई जाती है, एमाइड ग्रुप में। आप फॉर्मूला देखेंगे यूरिया का तो आपको पता चल जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, समझ लो ना, इसको बोलते हैं कार्बामाइड। यूरिया को वैसे विज्ञान की भाषा में कार्बामाइड कहते हैं। और इसमें देखो कौन है, NH2 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो इसका नाम होता है एमीन, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण इसके पीछे लगता है आइड, नाम बन जाता है एमाइड। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनके पीछे प्रत्यय लगता है आइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड। यही कारण है कि इसके पीछे आइड लगा है, देन इट इज एमाइड। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में तो 46% होती है। बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु जिम्मेदार जीवाणु बताओ, सारे के सारे। नाइट्रोबैक्टर भी है, एजेटोबैक्टर भी है, राइजोबियम भी है, सभी है। राइजोबियम तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाला जीवाणु है। तो उपरोक्त सभी है। या आपको नाइट्रोजन चक्कर नाम का टॉपिक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से इसको जो है चेक कर सकते। अच्छा प्रश्न है। वायुमंडल तड़ी द्वारा होने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण है कितना परसेंट, 10%। जब वायुमंडल में बिजली चमकती है ना तब भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। इसके ऊपर कम से कम अपने को आधे घंटे क्लास चाहिए, तब जाके समझ में आएगा, ठीक। लेकिन हाँ 10वीं क्लास में ये भी दिया हुआ है बिल्कुल बेसिक, लेकिन इसको कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आप सिर्फ 10% याद रखें।
अगला प्रश्न, नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जिम्मेदार है वो कौन सी है? नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जिम्मेदार है वह है, अच्छा ये पूछ रहा है नील हरित शैवाल क्या है, तो मैं आपको बता दूं नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया इज ए बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का टाइप है, अर्थात जीवाणु है। बैक्टीरिया आपने किसको बोलते हैं? जीवाणु को बोलते हैं। जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो साइनोबैक्टीरिया ही नील हरित शैवाल को कहते हैं हमने, समझ रहे हो ना? तो जीवाणु का टाइप है और हम क्या सोच सकते हैं उसको शैवाल, ये गलती नहीं करनी। नील हरित शैवाल लगता है शैवाल कर दें, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है? जीवाणु होता है। फास्फोरस चक्कर का आरंभ होता है कहां से? चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से फास्फोरस चक्कर का आरंभ होता है, इसीलिए अपने फास्फोरस चक्कर को कहते हैं क्या? अवसादी चक्कर। और हम इन्हें क्या कह सकते हैं? मृदीय चक्कर भी कह सकते हैं। फास्फोरस चक्कर को अवसादी चक्कर और मृदीय चक्कर के नाम से भी अपने जान सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी एक बहुत सिंपल और कॉमन क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। अगला प्रश्न, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीन बताओ। निप, नोड, फिंक्स, तीनों जीन, ये सभी के सभी जीन जरूरी हैं। निप जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नोड जीन गुलिका बनाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेती है, गुलिका जिसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स बोलते हैं, ठीक। फिंक्स जीन फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेती हैं, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जिम्मेदार जीन कौन सी है? सारी की सारी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जिम्मेदार जीन। अभी भी इकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। जैसे ही अपनी पहली टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी टेस्ट सीरीज और रन कर सकूं जिसमें बचे हुए क्वेश्चन मैं क्लियर करवा दूं। मेरा मन है कि उनको मैं क्लियर करवाऊं ताकि आप और अच्छे लेवल पर इन चीजों को कवर कर सकें। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 25 क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में साइंस के छोड़ते हैं तो मत। पहला काम टेस्ट सीरीज से जुड़िए, अगर टेस्ट सीरीज नहीं तो आप हमारे सिलेबस से जुड़िए, ठीक। मैंने पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रखा है और उस कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि अगर आप जुड़ते हैं तो नो डाउट आपका फायदा होगा। जूनियर अकाउंटेंट कोई बिल्कुल छोटी सी जॉब नहीं, थोड़ा सा सीरियस होने की, थोड़ा सा जुड़कर चलने की जरूरत है। अभी तक जो आपने लैप्स किया उसको छोड़ दीजिए, आइए वापस मैदान में, कोर्स से जुड़िए, पढ़िए। कोई समस्या आए कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, फोन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लीव मत कीजिए। अगर आप लीव करेंगे तो नो डाउट आप बहुत बड़ी मतलब जो है नुकसान उठा लेंगे। हो सकता है कि आप अगर विज्ञान विषय में टेस्ट सीरीज और कोर्स के साथ, देखो कोर्स के साथ जुड़ना भी जरूरी है, अगर कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो काफी फायदा होगा, काफी फायदा होगा उसमें, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने में इजी रहेगा। इकोलॉजी जैसे टॉपिक तो चलो आप कर लेंगे, लेकिन जब केमिस्ट्री आएगी तो उसमें केमिकल इक्वेशन है, वो कैसे करेंगे? कार्बन है, उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे आ सकते हैं। अब उनको समझने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। उन चीजों को कैसे कवर करेंगे? विदाउट कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स तो पार नहीं पड़ेगी, चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। नाम मात्र का शुल्क है, आंख बंद करके लगा लीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा होगा। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देता, लेकिन फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाती। इसलिए मैंने कहा है कि जब तक थोड़ा बहुत हल्का सा पैसा नहीं लगेगा, अपनी सीरियस नहीं होंगे उसके प्रति, आप सीरियस होकर काम कीजिए। मैं आपको फील ही नहीं होने दूंगा कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। आपको ऐसा लगेगा हाँ हमने साइंस पढ़ ली, पहला टेस्ट था, सिंपल था। भविष्य में जो है जो भी चीजें हैं कोर्स के साथ जुड़ो, आपके कोई भी डाउट आप पूछिए, 100% मैं आपके साथ रहूंगा। अच्छा, कईयों को लगता है कि मान लीजिए अभी पेपर की डेट फाइनल नहीं हुई तो पता नहीं कब होगा कब होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब मर्जी हो, हम तैयार हैं। हमें तो हमारी तैयारी रखनी है, चीजों को कवर करें, समय को लें। समय आपके लिए देखो कितना मेहरबान है, आपको समय मिला है, पॉजिटिव लें इस चीज, ठीक है ना? समय रहते अपना काम पूरा कर लें। और कईयों को अगर ये लगता है कि इसकी टाइम लिमिट वगैरह है कोर्स की 1 साल वगैरह, आप चिंता मत करो। अगर आवश्यक हुआ मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, वैलिडिटी बढ़ा दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी बातें, माइनर बातें, इन बातों में उलझो मत। जैसे मेरे पास एक बच्चे का फोन है, उसने कहा कि सर कितना टाइम रहेगा 1 साल के बाद में अगर हमारा पेपर हुआ तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर 1 साल के बाद में आपको पेपर हुआ तो भी आपका पेपर अपने इसका जूनियर अकाउंटेंट ऑनलाइन लाइव कोर्स का, रिकॉर्डेड कोर्स का मैं टाइम अपने आप बढ़ा दूंगा, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही पेपर क्लियर हो जाए, ठीक, और अगर आपका टाइम बचे तो भी चलेगा, 1 साल तो उसका कम से कम टाइम है ही।
लेकिन 1 साल के बाद में आपका पेपर होता है तो मैं आपकी टाइमिंग बढ़ा दूंगा। जैसे ही पेपर हो गया उसके बाद में 1 साल के बाद में मान लो पेपर होता है तो उसके बाद में भी मैं आपको टाइम दे दूंगा, 1 महीना 2 महीने आप मिलान कर लो अपने प्रश्नों को, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, बढ़िया। फिर अगर मान लो आपका कोर्स जो है वो एक प्रकार से ब्लॉक होता है तो कहाँ दिक्कत है, आपको तो खूब टाइम मिला है और इतने नाम मात्र के शुल्क में और क्या चाहिए भाई। बढ़िया पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, अच्छे डाउट्स क्लियर करो, मुझसे जुड़ो, अपने और प्रश्न पूछो, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे चाहिए साथ चलने वाले विद्यार्थी। ठीक, पहला टेस्ट निःशुल्क था और टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन जरूर मैंने थोड़ा सा लेट किया है, क्योंकि इस लेट सॉल्यूशन का कारण है कि मुझे समय नहीं मिल पाया। अगर समय मिलता तो मैं कर देता पहले ही, है ना। आप ही के टेस्ट बना रहा था, इस वजह से थोड़ा सा समय कम मिला। लेकिन भविष्य में आपका जैसे ही टेस्ट क्लियर होगा हाथों हाथ आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाया करेगा कुछ ही घंटों के। ओके, ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप निश्चित ही कम समय के अंदर जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम को क्लियर करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी छोटे भाई बहनों। जय हिंद, जय भारत।